बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 जो है वो वहीं पर रोक दिया है। 6.5 की कुछ बातें MCQs टाइप थ्योरी में ज़्यादा हैं, इसलिए एकेडमी में बेहतर तरीके से हो जाएंगी। अब वापस आते हैं। चैप्टर 4 पहले डिस्कस हो चुका है, उसको ज़रा रिपीट में भी और स्पीड से देख लेते हैं जितनी देर छुट्टियाँ ख़त्म नहीं होती। फिर उसके बाद चैप्टर 2 ही मेन आपके रह जाएंगे। चैप्टर 1, 5, 1 और 7। 5 तो आसान ही है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस बातों को आप वाइंड अप करें। चैप्टर 4 ये भी एनालिटिक ज्योमेट्री हमारी बुक का दूसरा नाम है। दो नाम है, एक कैलकुलस है और एक ज्योमेट्री है। तो ये इंट्रोडक्शन है एनालिटिक ज्योमेट्री का। तो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बच्चों नहीं है, एनालिटिक ज्योमेट्री है। इसमें आपको प्रैक्टिकली शेप नहीं बनानी होती, किसी में ज़रूरत होएगी किसी में नहीं होएगी। जिसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मैट्रिक लेवल तक होती है, यहाँ पे वो नहीं है। एनालिसिस पढ़ना है आपने। ज्योमेट्री के अंदर जो शेप इस्तेमाल होती हैं, ट्रायंगल इस्तेमाल होती है, लाइन इस्तेमाल होती है, एंगल यूज़ होते हैं, इंटरसेक्शन यूज़ होते हैं, तो उसके रिलेटिव आपने बातें पढ़नी है। चैप्टर 6 भी आपने इसी तरह ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ा। जो सारी की सारी कर्व थी, ये सारी की सारी लीनियर के अंदर चलती जाएंगी। सबसे पहला काम कि आपके पास क्वाड्रेंट आपको देखने आने चाहिए। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये सारा आपके पास वाई एक्सिस। हाँ जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट होएगा उसके लिए वो लोकेशन देखी जाएगी। यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि एक्स और वाई के पॉजिटिव नेगेटिव होने से ये क्वाड्रेंट आते हैं, लेकिन अगर बच्चों एक्स ज़ीरो हो तो इसका मतलब ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक्स ज़ीरो का मतलब वाई एक्सिस होता है और वाई ज़ीरो का मतलब एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह अगर कोई पॉइंट आपके पास 4, 5 है तो ये भी पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसकी लोकेशन बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट की होती है। अगर कोई पॉइंट 0-3 है तो इसकी किसी क्वाड्रेंट के अंदर लोकेशन नहीं है। दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव होना पड़ेगा, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर कोई वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो वो ज़ीरो वैल्यू किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं जाती। ये सारे क्वाड्रेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव में देखी जाती हैं या नेगेटिव। अगर कोई क्वाड्रेंट ज़ीरो हो जाता है तो वो एक्सिस पे चला जाता है। अगर बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो तो वो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। अगर वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। अगर बच्चों दोनों ही ज़ीरो हों तो वो ओरिजिन माना जाता है, जिसके ऊपर एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। तो ये थोड़ी बहुत कंडीशंस थी। अगले पेज के ऊपर पेज 180 पे एक MCQs काफ़ी दफ़ा देखा सुना जा चुका हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम भी है, उसको एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये भी बातें आप साथ देख लें। इसके बाद हमारा रेलेवेंट काम आज का, दो काम यहाँ पे हैं। एक आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और दूसरा दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला बड़ा सादा सा, काफ़ी दफ़ा देखा सुना हुआ है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस बच्चा हमेशा पॉजिटिव होता है। चाहे ए से बी का डिस्टेंस निकाल लो, चाहे बी से ए का डिस्टेंस निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस निकालते हुए आपने दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, उसका स्क्वायर, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, उसका स्क्वायर और अंडर रूट। दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, उसका स्क्वायर, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करो, उसका स्क्वायर। तो ये टोटल अंडर रूट आपका क्या बन जाएगा, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। मर्ज़ी होती है कि x1 में से x2 निकाल दो या x2 में से x1 निकाल दो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी मर्ज़ी भी होगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर इसका भी और इसका भी सेम ही होगा। अगर इसका आंसर -5 रिप्लाई हो रहा है तो -5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका आंसर +5 रिप्लाई हो रहा होगा तो वो भी 25 होएगा। तो इसलिए डिस्टेंस निकालते वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए से बी का डिस्टेंस निकाल रहे हो या बी से ए का। इसके बाद बच्चों मिड पॉइंट का है, तो मिड पॉइंट चूँकि दरमियान होता है दोनों के, तो मिड पॉइंट का फार्मूला होएगा कि आप दोनों एक्स का मिड निकाल लो। मिड निकालना होता है दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, दोनों के एक्स का मिड निकाल लो और दोनों के वाई का मिड निकाल लो। तो मिड भी कोई ना कोई पॉइंट ही होता है, इसलिए वो भी पॉइंट की शेप में रखना है, कॉमा लगा हो, छोटी ब्रैकेट लगी हो, पॉइंट की जैसे शेप स्टैंडर्ड होती है। सेकेंडली क्या होगा कि आपने दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये दो फार्मूले हैं हमारे पास, एक डिस्टेंस फार्मूला है और एक मिड पॉइंट का फार्मूला है, और दूसरा आपको एक्सिस के बारे में बता दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, ये MCQs है। कुछ MCQs यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह टेस्टों के दौरान डिस्कस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट, तो x पॉजिटिव है, तो आप बच्चों जानते हो कि x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। तो x पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और x पॉजिटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में। तो x पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या है कि लोकेशन उसकी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होएगी या सेकंड क्वाड्रेंट होएगी। तो जिस पॉइंट की लोकेशन के लिए उसने ये बात की है कि x अगर पॉजिटिव हो तो बताओ उस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। तो पॉइंट की लोकेशन आपने जस्ट MCQ से बतानी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होएगी या सेकंड, फर्स्ट होएगी या फोर्थ होएगी, सॉरी। तो पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव। इसके बाद दूसरा पार्ट उसने पूछा हुआ है कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, ये दोनों कंडीशन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पूरी उतरती हैं और किसी क्वाड्रेंट में पूरी नहीं उतरती। इसके बाद तीसरा है आपके पास x0। तो x0 आपसे बात हो गई है कि अगर x0 हो तो वो y एक्सिस होता है, अगर y0 हो तो वो x एक्सिस होता है। तो अगले पार्ट के अंदर उसने y0 बोल दिया है, तो y0 का मतलब x एक्सिस है। पॉजिटिव नेगेटिव होंगे फिर किसी न किसी क्वाड्रेंट के खाते में जाएंगे, अगर ज़ीरो होंगे तो किसी क्वाड्रेंट के खाते में नहीं होंगे बल्कि एक्सिस के ऊपर होंगे। x0 होगा तो y एक्सिस होगा, y0 होगा तो x एक्सिस। ठीक है, जिसके बाद इसका पांचवा पार्ट, तो पांचवा पार्ट हमारे पास x नेगेटिव और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अंदर बच्चा तीन बातें इस्तेमाल हो गई हैं, तीनों बातों को अलग अलग लिख लें कि x नेगेटिव भी है, y पॉजिटिव भी है और y इक्वल टू 0 भी है। x लेस दैन 0 है, x के बारे में एक कंडीशन है कि सिर्फ नेगेटिव है, y के बारे में दो कंडीशन है। अब इस कंडीशन के ऊपर हाथ रख लो, क्योंकि y 0 का मतलब आप पढ़ रहे हो क्या है, x एक्सिस है, तो y 0 का मतलब हो गया x एक्सिस, y 0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस। अब पीछे देखते हैं कि ये जो बाकी रह जाने वाली कंडीशन है कहाँ पूरी होती है। तो x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो x नेगेटिव हो, यहाँ से बेशक दोबारा बना लें, तो इस साइड पे x नेगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये सारा इलाका जो है सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों ये दोनों बातें पूरी होती हैं कि x नेगेटिव भी होता है और y पॉजिटिव भी होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट शामिल है और x एक्सिस शामिल है, सेकंड क्वाड्रेंट शामिल है और x एक्सिस शामिल है। तो x एक्सिस को सेपरेटली ज़रूर लिखना है, क्योंकि क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों एक्सिस शामिल नहीं होते। जब हम बात कमरे की कर रहे होते हैं तो कमरे के अंदर दीवारें शामिल नहीं होती, दीवारों का अलग स्टेटस होता है, वो कमरे का हिस्सा नहीं होती। इसलिए अगर एक्सिस भी हैं तो उसको साथ लिखना ज़रूरी है। तो ये जो इलाका बनता है या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का बनता है या किसका बनता है, एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, इसका छठा पार्ट करके फिर यहाँ से निकलते हैं, तीन पार्ट फिर इंशाल्लाह उधर डिस्कस हो जाएंगे। x इक्वल टू वाई, तो x जो इक्वल होता है y के, ये बच्चा ऐसी लाइन होती है जो दो क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आप जानते हो
कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, मतलब दोनों की अलामतें सेम होती हैं, तो दोनों रकमें सेम होंगी। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे वो सेम होंगे, सेम अलामत भी होएगी और ख़ुद भी सेम होंगे। तो ये ऐसी लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है तीसरे और पहले को। ऐसी लाइन जो दूसरे और चौथे को बाइसेक्ट कर रही होती है, ऐसी लाइन जो दूसरे और चौथे को बाइसेक्ट कर रही होगी, इसमें x और y तो इक्वल होंगे, बस उनकी अलामत मुख्तलिफ होगी। अब ज़रा गौर करके देख लें कि इन क्वाड्रेंट के अंदर, ये जो लाइन हल्की सी लगाई है, तो इन क्वाड्रेंट के अंदर अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, और यहाँ x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है। लेकिन पहले और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, पहले और तीसरे के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए रकम भी सेम होती है इस लाइन के ऊपर और अलामत भी सेम नज़र आती है। तो इसका लिखोगे लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले और थर्ड क्वाड्रेंट को जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन होती है उसमें x और y हमेशा सेम होते हैं, x और y हमेशा सेम होते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, बल्कि ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। अगर ये आपके पास क्वाड्रेंट है तो इस क्वाड्रेंट को जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये क्वाड्रेंट है तो इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट करने वाली लाइन के ऊपर अगर ये x एक्सिस ले लें, ये y एक्सिस ले लें, तो ये बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, ये जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन होती है पहले और तीसरे को, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, x इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चों, आगे फिर ज़रा बातें लंबी हो जाएंगी, कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ आएँ। हाँ जी, क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा आप पे छोड़ने, क्योंकि सेम ही स्टाइल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डिस्टेंस निकालो ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 1 b -2 -4 और इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला अभी पढ़ चुके कि आपने x में से x को माइनस कर देना है और y में से y को माइनस कर देना है। x1 माइनस x2 कर दो या x2 माइनस x1 कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ लिया हमने x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 25 25 50। तो 50 को लिखा 25 मल्टीप्लाई 2 और 5 2 अंडर रूट। तो ये आ गया आपके पास ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया 5 2 अंडर रूट। इसके बाद इसी की बात कि x में से x को माइनस कर दो, चाहे x1 माइनस x2 कर दो या x2 माइनस x1 कर दो, बात सेम ही आएगी स्केयर लेने के बाद। इसी तरह y2 माइनस y1 कर दिया। इसका मिड पॉइंट निकालो। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जस्ट दोनों को x कोऑर्डिनेट को ऐड किया जाता है, 2 पे डिवाइड, ऐड में अलामत नहीं बदलती, और दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड। 3 - 2 1/2 और -3/2। तो ये आपकी सूरत हाल है। लेकिन दोनों x को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, दोनों y को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दो। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला भी और मिड का। तो आज इसी की ही प्रैक्टिस है हमारे पास। डिस्टेंस होगा, कभी मिड आ जाएगा। इसका सी पार्ट कर लेते हैं। अंडर रूट भी है और बटा भी है। 5 अंडर रूट -1/3 -3 अंडर रूट 5 और 5। तो ये भी डिस्टेंस। छठा चैप्टर करने के बाद चौथा वैसे ही ईजी हो जाता है। हाँ जी, x2 माइनस x1 कर दो या x1 माइनस x2 कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बार मैं उल्टा कर लेता हूँ, x1 माइनस x2 कर देता हूँ, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कोई फ़र्क नहीं आता आंसर में। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आप आगे से ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट x1 माइनस x2 करना है तो माइनस माइनस प्लस करके लिख दो, तो ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ फार्मूला पूरा लिखा है, x1 माइनस x2 लिखा है, तो यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और इसका एलसीएम ले लो, 3 - 1 - 15।
तो ये बन गया आपके पास 2 5 अंडर रूट का स्क्वायर, और ये बन गया 16/3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 5 20 हो गया। 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, कैलकुलेटर भी ज़रूरी हो ही गए हैं आजकल। 16 6 96, 9 कैरी हो गया 256/9। तो 9 एलसीएम आ गया 180 + 256। तो ये बच्चों जितना भी हल हो के आ जाए, तो ये बन गया 6 8 और 5 13 2 1 3 3 और 4 436/9 9 का √3 होगी। मज़ीद देख लें, जितना हल होता है कर लें, हो सकता है ये मज़ीद कुछ कट के अंदर आ जाए। ठीक है जी, यहाँ से निकल गए। मज़ीद कुछ अंडर रूट इसका सिंप्लीफाई हो जाए, आंसर देख के सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद बात आ गई मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दोनों एक्स को ऐड किया। ऐड में आप जानते हो साइन चेंज नहीं होता, उस पर डिवाइड। दोनों वाई को ऐड किया, 2 पे डिवाइड। तो ये -3 -5 अंडर रूट, ये मिलकर -4 5 अंडर रूट हो गए। ऊपर 3 एलसीएम ले लो, ये ब्रैकेट हमें गलती लगी, ज़रूरत नहीं थी, वैसे एलसीएम हो गया था। यहाँ बेशक ब्रैकेट लगा लो। तो ये आपके पास बन गया -2 अंडर रूट 5, और ये 14/6 हो गया 7/3। आंसर आ गया। ये मिड पॉइंट हो गया एक का। तो इस तरीके से आपने 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। करना है दोनों के एक्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, और दोनों के वाई को ऐड करके 2 पे डिवाइड। तो इस चैप्टर में बच्चों जितना टाइम सेव कर सकते हो कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा है कि आपने विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपने बच्चों हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कैलकुलेट करना है। हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से कैलकुलेट करना है। तो ए पॉइंट दिया गया 176 अंडर रूट और 6 7, और बताना है कि किसका आंसर जो है वो 16 यूनिट आता है। हाँ जी, ओ ए डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो क्या सिलसिला है कि x में से x को माइनस करके उसका स्क्वायर, और y में से y को माइनस करके उसका स्क्वायर। हर पॉइंट का, क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट हैं, हर पॉइंट का आपने ओरिजिन 0 0 से डिस्टेंस निकालना है। जिसका आंसर 15 आएगा उसको यस लिख दोगे, अदरवाइज नो लिख दोगे, बस इतना ही काम है। 0 फारिग हुआ तो 176 स्क्वायर अंडर रूट कट के, और 7 का स्क्वायर 49। तो ये बन गया 225 का अंडर रूट 15। तो इसका आंसर एग्जैक्ट 15 आता है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, यस। तो यस का मतलब ये है कि इसका आंसर 15 यूनिट, जैसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि किसका आंसर 15 यूनिट आता है, पहले पार्ट का 15 यूनिट, इसलिए यस लिख दें। इसके बाद डी पार्ट कर लेते हैं, ये बटे में है। तो डी पार्ट के अंदर 15/2 15/2 है, और दूसरा पॉइंट हर बार क्या लेना है, ओरिजिन। इनका पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस नहीं निकालना, बल्कि हर पॉइंट का सेपरेटली ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस निकालो, ओ ए लिख दो, ए ओ लिख दो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एक्स में से एक्स को माइनस कर दो, वाई में से वाई को माइनस कर दो। स्केयर लोगे 225/4 225/4। तो 4 एलसीएम आ गया, 225 225। तो ये बन जाएगा 550। 2 से कट जाएगा तो 225/4 225/4 2 हो जाएगा। तो ये बच्चों 15/2 अंडर रूट हो जाएगा।
जो कि 15 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या स्टेटस दोगे? नो। तो ये आपने नो में आंसर दे देना है कि इसका आंसर 15 नहीं है। जिसका आंसर बच्चों 15 आएगा तो ये प्लस नहीं डाला बल्कि नॉट इक्वल टू 15 डाला है। अब अंदाज़ा हो जाएगा। जिसका आंसर 15 आएगा उसको यस लिखना है, जिसका आंसर 15 के अलावा कुछ भी आएगा नो का स्टेटस देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ABC 3 पॉइंट्स दिए गए। इन तीनों पॉइंट्स का आपने बच्चों डिस्टेंस निकालना है। इन तीनों पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस निकालना है। एक आपने AB कैलकुलेट करना है, एक आपने BC कैलकुलेट करके देना है और एक AC। इसके अंदर सॉल्व करने के बाद एक साइड का जो स्क्वायर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल होगा। मतलब हाइपोटेन्यूज थ्योरम पूरा होगा। पाइथागोरियन थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है। तो आपने बच्चों इन तीनों साइड का जब डिस्टेंस निकाल लेना है तो एक डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा बाकी दोनों डिस्टेंस के सम की इक्वल होगा। एक डिस्टेंस का स्क्वायर बाकी दो डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल होएगा। तो जब ये रकम पूरी हो जाएगी से, ये मैं खुद से कह रहा हूँ, हो सकता है कि AC का स्क्वायर इक्वल आ जाए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। खुद से कहा है, हो सकता है, शायद ना भी आए। वैसे अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाती है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो आपने नीचे लिखना है दिस इम्प्लाइज कि ABC इज़ राइट ट्राइंगल। तो ABC जो है वो राइट ट्राइंगल बनाती है क्योंकि इसके ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम पूरा होता है। यही बात उसने क्वेश्चन 4 में पूछी है कि बताओ कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल तब होती है जब इसकी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो के सम की इक्वल है। इसके बाद अगला पार्ट भी आपने ट्राई करना है, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। उसके अंदर बच्चों कहता है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल बनती है। ये इतना ही क्वेश्चन करोगे, साइड का डिस्टेंस लेकर ये कंडीशन पूरी करवा के कहोगे कि ये राइट ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल कब होती है? जिसमें बच्चा दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। हो सकता है कि AB इक्वल आ जाए BC के, या AB इक्वल आ जाए किसके? AC के, या BC इक्वल आ जाए AC के, या इन तीनों में से अगर कोई सी दो साइड्स भी इक्वल हो गई, कोई सी दो साइड्स इक्वल हो गई, कोई सी दो साइड्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या बन जाएगी? आइसोसेल्स। जिसकी तीनों बच्चा साइड सेम होती हैं उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। यहाँ जो उसने दो साइड्स की बात की है, दो साइड इक्वल हों तो आइसोसेल्स बोलते हैं। तो ये आपने तीनों डिस्टेंस निकाल लें। इसी तरह कोई से दो डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे, कोई से दो, तो आप कहोगे कि ये ट्राइंगल ABC इज़ आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये बच्चा दो डिस्टेंस के फार्मूलों से आप प्रैक्टिस कर दें। ठीक है बच्चों, शाबाश, हिम्मत करें, कंटिन्यू रखें काम को। अल्लाह हाफिज़।